अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया आज शायद स्टार्ट होने में, बट थोड़ा अपने पास टाइम है, वी विल कंटिन्यू। ओके, तो मैं अभी तुम्हारे सामने लाता हूँ स्क्रीन को। हाँ, बोलो, क्या ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? चार्ज एंड साइज याद आ गया? अब इसके आगे बच्चों स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके, सेक्शन, न्यू सेक्शन एक यूज करते हैं। ओके, तो अब बताइए। थिंक ओके, तो व्हाट टू डू? लैटिस एनर्जी मैंने बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, कोवेलेंट करेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे। तो कितने रूल लिखा दिए हैं? हाउ मेनी रूल्स? यहाँ देख लें, रूल्स सारे लैटिस एनर्जी के रूल्स ये हैं। अब आज का जो सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, हाँ यही तो है। यस यस यस, दिस वन, ये पूरा पढ़ा था। हाँ, आज आयनिक करेक्टर पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक्चुअली ये बेसिक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, इसका पूरा यूज होता है ऑर्गेनिक में, तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट ही समझ लो तुम्हें। टेक्निकली ये आता जो है इनऑर्गेनिक में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? पहला, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती बताओ, कैसी होती फिजिकल स्टेट? बोलोगे? आर, हार्ड, हार्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं, कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन। एंड ब्रिटल होते हैं, कैसे होते हैं? ब्रिटल। इसकी वजह क्या होता है, रीजन क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बताओ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे कि हाई होंगे? इन जनरल बताओ। मान लो अगर कोवेलेंट कंपाउंड से कंपेयर करना है तो हाई होंगे, क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? आयनिक, आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। दैट इसका भी रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। पैकिंग जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, लैटिस बहुत स्ट्रांग होता है। नंबर सी है कंडक्टिविटी। बताओ अगर सॉलिड फॉर्म में होंगे तो क्या कंडक्टिविटी होगी? बोलो। नो। नहीं होगी। और अगर मॉल्टन है तो हो जाएगी। सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होगा सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं। देखेंगे सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर बिकॉज फ्री आयंस नहीं है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज नो फ्री आयंस। डिजॉल्व फॉर्म में यस गुड कंडक्टर है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस या ड्यू टू फ्री आयंस। और मॉल्टेन मतलब क्या है? मेल्टेड। मेल्टेड फॉर्म को मॉल्टेन बोलते हैं। इसके अंदर Na+ और Cl- प्रेजेंट होंगे अगर NaCl मान लो सॉलिड है। दैट इज अगर हमारे पास कोई भी है तो इसके अंदर भी क्या होंगे? फ्री आयंस। तो ये कैसा होगा? गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें क्या होंगे? फ्री आयंस। इसको ऐसे समझो। बताओ NaCl तुम्हें सॉलिड नमक है। अब अगर नमक मेरे पास है, टेबल सॉल्ट है, और इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाना चाहूँ तो यहाँ पे कैसा होगा? बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दूं तो ये Na+ और Cl- के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर इसमें बैटरी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर मेल्टेड फॉर्म है, मॉल्टेन NaCl है, लिक्विड, तो भी क्या होंगे? इसमें फ्री आयंस, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये तीन तरीके से हमें देखना है, तो नोट कर लें इसको।
जी अमन अभी एक इंटर कर रहा है। यस निरंजन, यू कैन राइट। If you are having any doubts, you can ask. हो गया रिमेनिंग और डन। सोल्यूशन में बेस्ट कंडक्टिविटी होगी देवांगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कहाँ पे बेस्ट होगी? सोल्यूशन में मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि आयन सबसे ज्यादा फ्री है यहाँ पे, आयन सबसे ज्यादा फ्री है। लिक्विड में आयंस इतने ज्यादा फ्री नहीं है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे पे अट्रैक्शन रखते हैं, पर थोड़ा सा सॉलिड से कम स्लाइड करते हैं दूसरे पे ऐसे। लिक्विड तो याद रखें सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉल्यूशन में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। सॉलिबिलिटी लिख लो। सॉलिबिलिटी का मतलब होता क्या है? एबिलिटी या क्वालिटी टू गेट डिजॉल्व इन विच, किसमें बच्चों डिजॉल्व होने की टेंडेंसी? इन सॉल्वेंट्स। तुम्हें पता है सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स हाई अमाउंट में एक हमारे पास सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, और जनरली प्रैक्टिकली जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं? एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। उसमें कितना डिजॉल्व होगा, ये जो है टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होते हैं? तो याद रखना आयनिक कंपाउंड्स, ionic compounds are highly soluble in polar solvents, in polar solvents। अब क्वेश्चन आएगा कि सर पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट्स का क्या है? एग्जांपल H2O इज ए पोलर सॉल्वेंट। देखो पोलर कहने का मतलब क्या है? इस जो पानी होता है ना, पानी वाटर, इसके अंदर चार्ज सेपरेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? चार्ज सेपरेशन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड है, इसलिए इस पे आता है डेल माइनस और इस पे आता है डेल प्लस। और पूरे मॉलिक्यूल में कैसी आ जाती है? एक पोलैरिटी आ जाती है। कैसा है? पोलर। ये OH बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन हो जाए। ऐसे अगर तुम्हें CH4 बोला जाए या तुम्हें I2 बोला जाए, तो यहाँ देखो चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए जो I2 मॉलिक्यूल है ये कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। बेंजीन जो है, इसको भी ले लें तो ओवरऑल जो है बेंजीन वो भी कैसा आएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लिखेंगे
in general, in general, inorganic solvents like H2O, ammonia, etc., polar solvents, while solvents like CCl4, CS2, benzene, है ना, आयोडीन, आर एक्सेट्रा है, और भी हो सकते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है इसमें लाइन है, एक कोट है, उसका मतलब क्या है देखो, इसका इस कोट को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या बोला जाता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब जो पोलर होगा वो पोलर को डिजॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर को डिजॉल्व होगा। क्लोरोफॉर्म एक्चुअली थोड़ा सा पोलर होता है, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि पोलर नहीं हो सकते ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी पोलर हो सकते हैं, ऐसी बात है। बट जो लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या है, अगर पोलर है तो वो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है? पोलर substances are highly soluble in polar solvents। और इसका दूसरा मतलब क्या होगा? नॉन पोलर substances are more soluble in non-polar solvents। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये लिख लिया है, आगे बढ़े। एक सेकंड। अच्छा अभी लिख रहे हो, ठीक है, नोट करो। डन। ओके, वेरी गुड। डन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी कभी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है, इसको हम अलग से पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका
जो मेन हेडिंग रहता है या इसका जो कॉमन पॉपुलर नेम है उसको बोलते हैं फजान्स रूल। इसको क्या बताता है ये? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड्स में क्या बताएगा ये? कोवेलेंट कैरेक्टर। बॉन्ड्स में होगा तो फिर कंपाउंड आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, स्टोरी सुनना, ये क्या स्टोरी इसकी है। बोलो, जैसे हमने बोला कि एक आयनिक बॉन्ड बना है, मान लो बिटवीन ए एंड बी, या सी एंड ए ले लो, तो सी कैटायन और ए एनायन। तो ऐसे सी ए सॉलिड जो बना होगा उसमें सी प्लस और ए माइनस होगा। अब कैटायन जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ था, एनायन जो है वो इसके पास था यहाँ पे ऐसे, या इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ये एनायन है, माइनस चार्ज। ये क्या है? कैटायन। और ये क्या है? एनायन। बताओ ये कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। किससे बना होता है ये? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन तुम ये बताओ, अगर तुम कैटायन को सिर्फ देखो, अगर कैटायन को ऑब्जर्व करो, तो क्या ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं? कैसा है ये? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना। तो ये भले ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, इसका नेचर आयनिक था, बट चूंकि कैटायन की टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की, तो ये क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, ये ऐसे पूरे में माइनस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे में होगा। ये प्लस वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा हो जाएगा। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कैटायन क्या कर रहा है? इस एनायन को डिस्टॉर्ट कर रहा है या पोलराइज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन। फिर से समझना ध्यान से। एनायन तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? क्लाउड उसके आसपास है। कैटायन में भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैटायन ये भूल जाएगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इसका ऑक्टेट वगैरह अभी स्टेबल है, तभी ये कंपाउंड बना। बट इसके अंदर क्या है? इसका एक नेचर है पॉजिटिव चार्ज का। तो ये भूल जाता है कि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना नहीं है। बट नेचुरली करे तो करे क्या? इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो ये जब यहाँ पे इसको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होने लगती है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा बताओ, ओवरलैपिंग अगर ऑर्बिटल्स की होगी तो कौन सा करेक्टर आएगा? कोवेलेंट की आयनिक? बोलो। कोवेलेंट करेक्टर। तो कैटायन क्या कर रहा है? एनायन को पोलराइज कर रहा है। एनायन के अंदर क्या लगा रहा है? पोल्स बना रहा है। भाई अगर सिमेट्रिकल स्फीयर रहेगा तो सब कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? बराबर अरेंज है। एनायन ऐसा अकेला रखा हुआ था। अब तुमने इसके बगल में कैटायन को बैठा दिया, तो ये इसको क्या कर देता है? ऐसे पोलराइज कर देता है। ऐसे क्या कर देता है इसको? पोलराइज। मतलब इधर जो है माइनस चार्ज ज्यादा आ गया, इधर कम हो गया। तो ये कैसा है? पोलराइज। ये चीज समझो। कैटायन के आने पे एनायन क्या हो जाता है? पोलराइज।
तो कैटायन की इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइज करने की पावर, ये बोलेंगे कैटायन के लिए। और एनायन पोलराइज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, एबिलिटी ऑफ गेट पोलराइज्ड। ये पूरा जो फेनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन। बोलो इसके अंदर क्वालिटी समझ में आई क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कैटायन और एनायन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बने हैं। कैटायन ने इलेक्ट्रॉन दिया था पेरेंट एटम ने, तब जाकर के C+ बना और A- बना। बट जो C+ है उसका नेचर है कैटायन का, पॉजिटिव चार्ज का। तो एनायन अगर उसके पास है, आसपास है, उसके बहुत नजदीक है, तो क्या करेगा वो? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। उससे क्या होगा कि ऑर्बिटल्स आपस में पेनिट्रेट करने लगेंगे, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने लगेंगे। जैसे ही ऑर्बिटल्स दो एटम्स के ओवरलैप करते हैं या दो आयंस के ओवरलैप करते हैं, वैसे उनके बीच कौन सा करेक्टर आता है? कोवेलेंट करेक्टर आता है। दैट मीन्स कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर आ गया। और ये करेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे, इसकी स्टडीज कैसे करेंगे, उसके लिए फजान्स रूल हमारे पास होते हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड फजान्स रूल। उनको अभी लिखाऊंगा, पहले नोट कर लें। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देखें, ध्यान से देखें, फजान ने क्या क्या रूल बताए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. हाँ।
तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर दोनों यू हैव टू अंडरस्टैंड। लिखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, लिखेंगे पोलराइजेशन के बारे में। when a cation approaches an anion, क्लोजली अप्रोच करके क्लोज आ गया अगर, है ना, देंगे, तब क्या होगा? द पॉजिटिव चार्ज ऑफ cation, the positive charge of cation attract the electron cloud of the anion toward itself. This जो खींचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, this phenomenon is known as polarization or distortion। इसका मेन नाम पोलराइजेशन ही है। होता क्या है? डिफॉर्म हो जाता है, जो एनायन है वो कैसा हो जाता है? अपना साइज से डिफॉर्म हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है ना। उसके अंदर एक इलोंगेशन आ जाता है। पहले ऐसे रहता है एनायन, लेकिन जब कैटायन उसके पास आ जाता है, अगर उसके पास कैटायन आ जाता है तो वो इलोंगेट कर जाता है। क्या कर जाता है? वो इलोंगेट कर जाता है। और यहाँ पे इनके बीच क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये जो हो रहा है ये हमारा क्या है? पोलराइजेशन। ओके। क्या समझ में आया? कि जब एक कैटायन अप्रोच करता है एनायन को, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। अच्छा, लिख लिया? Yes, sir. ओके, देखो। अब लिखेंगे पोलराइजिंग पावर किसकी होती है बताओ? कैटायन की कि एनायन की? Cation. 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 हाँ, क्योंकि ये पोलराइज कर रहा है। पोलराइजेशन पावर और पोलराइजिंग पावर। कौन पोलराइज कर रहा है? कैटायन। तो लिखेंगे the ability or strength of cation to polarize a nearby cation, या cation है नियर ही होगा, सॉरी एनायन, सॉरी nearby या closely present anion is called polarizing power of cation। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है इसको भी थोड़ा सा लिखा दे रहा हूं। क्या होता है ये होती है एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। सिंपल जो मीनिंग है वर्ड्स के वही यूज हो रहे हैं।
ability of anion to get polarized by the cation. जितना ज्यादा एनायन पोलराइज हो जाएगा, बोलेंगे इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बताओ जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इंक्रीज होगा। हाँ, तो पोलराइजेशन अगर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिकॉज जितना पोलराइज होगा, मान लो एक हमने कैटायन लिया है ये, और एक हमने एनायन लिया है यहाँ पे, ये मान लो एनायन है। अब ऐसा है, तो एक हमने कैटायन लिया है ये, और एक एनायन जो लिया है इसके पास में, वो इस तरीके से लिया है। तो जहां पे ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, ज्यादा दूर तक जा रहा है, वहां पे ज्यादा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, मर्ज होगा, ओवरलैप करेगा। तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, इलोंगेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, यू कैन से पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है कोवेलेंट कैरेक्टर बताना। So done. ओके, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ, और इसके हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं। बहुत आसान रूल्स होते हैं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस पे जो है जो भी सवाल नीट में आएंगे बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। नाउ 50 रूल जो हैं वो लिखते हैं हम लोग पोलराइजेशन के लिए। सीधे मैं लिखा रहा हूँ, फर्स्ट रूल क्या है, ये कैटायन से रिलेटेड है। तो इसने क्या बोला बजान ने, ऑन increasing the charge on cation and और दोनों है, तो एक साथ ही लिखा दे रहा हूं, दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो पोलराइजेशन आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन कैटायन एंड ऑन
decreasing the size of an ion, decreasing the size of an ion, नहीं cation ही लिख रहा हूँ ना, size of cation, its polarizing power increases, hence polarization also increases, hence polarization increases, and hence ionic character और covalent character, बोलो, covalent character increases. सिंपल है बहुत, इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं. एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, देखो. सुने, मैंने लिखा Li+, मैंने लिखा Na+, बताओ किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? Which has more polarizing power? दोनों में चार्ज सेम है, तो हमने क्या किया, साइज देखना है. Li+ का साइज क्या है? छोटा है. तो Li+ का साइज क्या है? छोटा है, इसलिए Li+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. इसलिए Li+ और Na+ में जो Li+ होगा उनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. इसका एक्सप्लेनेशन कैसे? फर्ज करो, सोच लो कि एक LaCl है, एक NaCl है. अब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है. बताओ कॉमन कौन सा है? Cl- कॉमन है. मान लो Cl- का साइज इतना बड़ा है, दिस इज अवर Cl-. Li+ छोटा सा होता है, मान लो ये इतना बड़ा यहाँ पे है. वैसे तो ये दोनों जो है टच करते हैं, मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए दूर रख रहा हूँ. Na+ हल्का सा बड़ा होता है, और Cl- तो जाहिर सी बात है बड़ा होता ही है. ये Cl-, ये Na+ और ये Li+. बताओ Cl- तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इसका जो माइनस चार्ज होगा पूरे पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्टार्टिंग में. बताओ चार्ज डेंसिटी Li+ की ज्यादा है कि Na+ की? देख के बताओ, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? Li+ और Na+? चार्ज अपॉन साइज. Li+. तो कौन इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कौन खींचेगा चार्ज को? Li+ खींचेगा, Li+. Na+? यस, वेरी गुड. क्योंकि ये छोटा सा है, बोलेगा कि आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे खींच लेगा. ये बोलेगा कि हम तो भाई बड़े हैं, हम तो ऐसे खींचेंगे. तो इसमें क्या होगा, इलोंगेशन थोड़ा कम होगा, इसमें ज्यादा होगा. तो पोलराइजेशन कहाँ ज्यादा हुआ? Li के केस में. Na+ केस में पोलराइजेशन क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम है. और अगर मैं चार्ज सेम रखता हूं एंड साइज को डिक्रीज करता हूं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी. चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी. इसलिए हम क्या कहेंगे, LiCl और NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? बोलो किसमें ज्यादा है? LiCl. वेरी गुड. हाँ, तो अब लिखेंगे, अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोल लूं तो हम क्या बोलेंगे, इस अल्कली मेटल्स के जो क्लोराइड या फ्लोराइड हैं, कोई भी हैं, इन सब के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे डिक्रीज करेगा. RbCl ना, CFCl,
तो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप कौन सा करेक्टर बढ़ता है बोलो? आयनिक कैरेक्टर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट। हाँ, हाँ सर हो गया, थैंक यू। अच्छा। तो समझ में आया है? कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड। देखो, इसके जो दूसरा पॉइंट है उसको तो अभी किया नहीं है। हम दूसरा ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चार्ज बढ़ा देते हैं। LiCl MgCl2 AlCl3। बताओ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? AlCl3। वेरी गुड। कैसे बताया बताओ? क्या कॉमन क्या है? Cl, उसको तो हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो कॉमन ही है।
ये देखो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी बताओ। हाँ, क्योंकि देखो चार्ज बढ़ रहा है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना पोलराइजेशन का लैग कर रही है। सुनो तो, लैग नहीं करेगी, सही हो जाएगी। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो NaCl, MgCl2 और AlCl3 ये कोलिन करेक्टर हो गया। सेकेंड रूल क्या है, आयंस के लिए, एनायंस के लिए है वो। इसमें बहुत सिंपल है, ऑन इंक्रीजिंग both size and charge on anion, on anion, its polarizability increases, increases, and hence what, क्या होगा बच्चों, मुझसे क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इंक्रीज होगा। हाँ, वेरी गुड, इंक्रीजेज। तो थोड़ा सा समझ लें इसको, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मान लो मेरे पास है F माइनस, मेरे पास है Cl माइनस। बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन चुराना ज्यादा आसान है कैटायन के लिए। कैटायन इलेक्ट्रॉन चोरी करता है ना, उसको कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो आयनिक कंपाउंड है, फिर भी चोरी करता है। और Br माइनस, बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन को चोरी करना आसान है कैटायन के लिए। Br-। हाँ, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा फैला हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ज्यादा दूर है। जितना डीलोकलाइज्ड होगा, जितना डिस्पर्स्ड होगा, उतना कैटायन जब रखेंगे ना तो उसको चोरी करना आसान होगा। यहाँ पे कैटायन क्या करेगा, चोरी तो करेगा लेकिन उतनी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है माइनस चार्ज के, और यहाँ पे तो इसके पास ढेर सारे ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ज्यादा कहाँ हो रही है, Br माइनस में। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसकी होगी। तो अगर मैं पूछ लूं Kf, KCl और KBr, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, ध्यान से बताइए यूजिंग फजांस रूल। Kbr। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे है। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेंगे हम। इसमें हम चार्ज को फर्क कर देंगे। MgF2, MgO, Mg3N2, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। कैन यू प्लीज टू एनायन पार्ट, यस, यस यस। ये देखो एनायन के लिए, लिख लो लिख लो, जिन्होंने लिखा वो नोट कर ले। एंड ऑल्सो तुम लोग पूछ सकते हो।
नोट किया? नहीं दोगे आंसर क्या आज? देखो, वेरी गुड वेरी गुड। निरंजन ने सही दे दिया, बाकी लोग भी दे दिए। तो भाई वही बात है कि भाई F माइनस जो होता है, इसके पास चार्ज -1 है, और O -2 के पास जो चार्ज है, साइज भी बड़ा है एक्चुअल में इसका, क्योंकि सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और N3 माइनस का साइज और भी बड़ा है। तो साइज से तो उतना, हम लोग जब चार्ज हो तो साइज, चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज ऑलवेज। यहाँ पे तो दोनों फेवर कर रहे हैं, लेकिन हमने कल भी सिखाया था, चार्ज किसको डोमिनेट करता है? साइज को। तो यहाँ पे तो दोनों ही फेवर कर रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों फेवर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, उससे भी पोलराइजिंग पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। एंड चार्ज बढ़ रहा है, उससे भी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? पोलराइजेबिलिटी N3 माइनस की होगी। तो बताओ, सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर भी किसमें होगा? गाठी। क्या समझ में आया? कुछ डाउट है तो? यस सर। अच्छा ठीक है, नोट कर लें। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ अब सबसे जो बड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है। अगर एक चीज इसमें और पहले नोट कर लो, जनरली क्या होता है, हर जगह सही नहीं होगा, बट जनरली याद रख लो, आयनिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर लैटिस बनता है। तो अभी कंपेयर करना है, कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट SnCl2 SnCl4 में कंपेयर कर लो, PbCl2 PbCl4 में कंपेयर कर लो। कंपेयर करके बताओ। तो
बोलिए, आंसर दीजिए। Which is more covalent, SnCl2 or SnCl4? बोलो, इनको आयनिक मान के देख लो। इस पे +2 चार्ज है, इस पे +4 है, इस पे +2 है, इस पे +4, इस पे +2, इस पे +3। तो SnCl2 will be more ionic, SnCl4 will be more covalent। तो SnCl2 और SnCl4 में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? SnCl2 का, बिकॉज ये ज्यादा आयनिक है और ये मोर कोवेलेंट है। यहां पे कंपेयर कर लो PbCl2 एंड PbCl4 में। यहाँ पे FeSO4 Fe2SO4 का होल साइज। ये स्मॉल स्मॉल चीजें भी हम लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन क्या है? कम अरेंज द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग लिखा है, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। आंसर्स दे दे बच्चे। वेरी गुड, जैसे लिखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है। आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट पूछता है तो ALN होगा। तो ये -3 में है, ये -2 और ये -1। तो चार्ज देखेंगे और कंपेयर करेंगे, जिसपे सबसे कम चार्ज है वो एनायन ज्यादा आयनिक होगा। एल्यूमिनियम तो कॉमन है, एल्यूमिनियम क्या है, सब कहीं पे कॉमन है, उससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? यस और नो? यस। ओके, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। आगे बढ़ाऊं? यस। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट है फजांस रूल का। वो क्या है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन पे कैसे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, तो याद रखेंगे NH2NP6 जो लास्ट में होगा कैटायन, और NH2NP6 N-1 D10,
बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा पोलराइज करेगा। दोनों पे अगर मान लो सेम सेम चार्ज है, बताओ कौन सा ज्यादा पोलराइज करेगा। डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग। कैसी होती है? पुअर शील्डिंग। डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग। सर ये फजांस रूल का थर्ड पॉइंट है। हाँ उसी का पॉइंट है, फजांस रूल का ही थर्ड पॉइंट है। तो अगर हमारे पास मान लो एक कटायन Na+ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। और अगर कॉपर प्लस है, उसका कटायन का क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और 4s1 गायब है, 3d10 है। तो NH2 NP6 ND10 जो है, इसमें ND10 कर लो, सॉरी ND10 आ रहा है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम? स्यूडो इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट कर लेना, ND10 आगे लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, 2,8 लिख सकते हैं इसको, नीचे वाले को 2,8। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2,8,18। तो 2,8,18 वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने में कम पावर लगाएगा और Cu+ ज्यादा खींचेगा, क्योंकि Cu के अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी शील्डिंग पुअर है और इसका न्यूक्लियर चार्ज वैसे ही बढ़ गया है। तो Z इफेक्टिव जो है वो कॉपर प्लस का बहुत ज्यादा है Na+ से। इसलिए पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी बताओ? Cu+ की कि Na+ की? बोलो। साइज दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये जनरल थंब रूल है, कहीं पे भी लगाएंगे जहां पे हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो याद रखें, NH2 NP6 ND10 वाला सबसे ज्यादा होता है। देखो फिर से समझो, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, बाद में इस पे आते हैं। NaCl और CuCl, विच इज मोर कोवेलेंट? कैसे बताओगे विच इज मोर कोवेलेंट? थोड़ा सा ये अलग है, इसलिए तुमको मोल, तुमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसका काम है यहाँ पे। तो एटॉमिक की अगर चीजें भूल गए हो तो कंफ्यूजन जरूर होगा। तो बताओ Na+ और Cu+ दोनों का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम। तो कैसे कंपेयर करोगे? अब तुम्हारे पास तो फंस गए तुम। Na+ का साइज सेम है साइज ऑफ Cu+। अब कंपेयर कैसे करोगे? चार्ज भी सेम, साइज भी सेम, कैसे कंपेयर करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6। और जो Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है पुअर। इसलिए जो Z इफेक्टिव की वैल्यू जब निकालते हो तुम लोग, तो Na+ और Cu+ में किसकी वैल्यू कम आती है? Na+ की। Na+। इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है। मतलब अगर मैंने Cl- के पास में Na+ को रखा है, दोनों का साइज बराबर है। इसको छोटा सा कर देता हूँ, Cl- समझ लेना।
और इसके पास में मैंने किसको रखा हुआ है, बोलो, दूसरा वाला क्या है, Cu प्लस। तो कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर है, Cu प्लस में या Na प्लस में? CU हाँ प्लस। बोलो। तो Cu प्लस इसको ज्यादा पोलराइज करेगा, ये थोड़ा कम कर पाएगा। तो किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, Cu प्लस में। तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि जहां पे कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट गैस होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस। 2,8, इसको 8 को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर किसी के आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या नाम देते हैं इसको, जल्दी बताओ। pseudo inert gas. Pseudo inert gas configuration. स्यूडो इनर्ट गैस वाला ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। स्यूडो इनर्ट गैस वाला क्या रखता है, ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है, की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो बताओ, कॉपर क्लोराइड दैट इज क्यूप्रस है +1 वाला, और NaCl में कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा, जल्दी, आप तो सिखा दिया है। सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है, दिख नहीं रही मतलब। मतलब क्या लिख के आ रहा है, हाँ सर अभी दिखी। लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना। अभी समझ में आ चुका है कि नहीं आया, बताओ, नहीं बताओ। हाँ, समझ गया सर. ओके, तो सब कुछ मैंने लिख दिया है, सारा डेटा तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि याद इतना रखोगे कि डायरेक्ट सॉल्व करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करो। स्यूडो का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो, सिंपल है। तो ये वाली प्रॉब्लम कब आएगी, जब चार्ज भी सेम है और साइज कंपेरेबल नहीं है, या साइज तुम्हारे ऑलमोस्ट सेम है, तो हमें देखना पड़ता है। हो गया। हम्म, अब देखें, ZnCl2 और CaCl2 विच इज मोर कोवेलेंट, बोलो, आंसर दीजिए प्लीज। एक बच्चा कोई कम हो गया है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम भी हो गया है तो वो निकल गया होगा, अब जल्दी ज्वाइन नहीं करेगा।
आंसर दीजिए। वेरी गुड, जेड सीएल टू का ज्यादा, क्यों ज्यादा है बताओ, वाई? उसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यस वेरी गुड, उसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो इनर्ट गैस। तो तीसरा पॉइंट ये कहीं कहीं पे लगेगा। देखें Zn+2 का साइज भी एक्चुअल में छोटा है, क्योंकि देखो कैल्शियम के बाद ही तो आगे आ रहा है, और सीरीज में जाएंगे तो साइज क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ पे तो साइज से बता सकते थे, लेकिन स्यूडो एक्चुअल में इसका रीजन होगा, क्योंकि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो Zn के अंदर है। तो यहाँ जो कैल्शियम है ये फोर्थ पीरियड का है, कैल्शियम, फिर उसका कैटायन बनाया तो Zn आगे आएगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। तो Ca+2 का साइज 76 पिकोमीटर का है रेडियस, और जिंक का है 100 पिकोमीटर का। ये डेटा है मेरे पास, याद नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूँ। तो साइज वाले से भी कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा, साइज के हिसाब से बताओ। उल्टा लिख दिया है, हाँ। अब बताओ साइज के हिसाब से भी कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा, जिसका स्मॉल साइज है, होगा कि नहीं? बट यस सर। साइज तुम्हें पता नहीं होगा ना एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस में साइज ज्यादा तुम आइडिया लगा पाओगे। देखो आइडिया लग रहा है क्योंकि फोर्थ पीरियड का, इसलिए इसमें आइडिया लगाना है। जब हम भाई कैल्शियम से यहाँ जाएंगे तभी तो जिंक आएगा सबसे लास्ट में, बीच में क्या आएगा, स्कैंडियम, और बोलो आगे, वेनेडियम आएगा कि टाइटेनियम, बोलो। फिर वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, ऐसे ऐसे करके जिंक। तो हमारा साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो Zn+2 भी तो वैसे क्या होगा, छोटा ही होगा। बट दूसरा रीजन इसका स्पेसिफिक क्या है, Zn+2 में 2,8,18 है, और Ca में क्या है 2,8,8 है। किसका स्यूडो है, विच हैड स्यूडो, कौन सा स्यूडो रखता है, जिंक, ये ज्यादा कोवेलेंट होगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया, कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी तुम्हारे पास। ओके वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। होमवर्क जो है आ, किसने भेजा था, मुझे थोड़ा नाम बताओ अपना, फिर मैं भूल गया हूँ किधर गई वो पीडीएफ। ग्रुप पे डाला है मैंने, हाँ? ठीक है अभी देखता हूँ, मेडिकल। 131 तक दिया था ना, अभी उसमें बढ़वा दे रहा हूँ क्वेश्चन, हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि टफ है, क्वेश्चन आसान है कि टफ है बताओ, बुकलेट वाले, कुछ टफ है क्या? डाइपोल मोमेंट छोड़ देना है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, अच्छा लिस्ट पोलर वाला भी उसमें आया, थोड़ा सा क्वेश्चंस जो हैं वो कह सकते हैं कि मिले जुले हैं। जो मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। मैं तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हें क्या करना है, उसको मार्क करके छोड़ देना है। पजांस रूल के सवाल कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, पजांस रूल के सवाल ऐसे ही इसमें बीच में ही पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक भी कर लो, उसमें आएगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, मैं भी लिख दे रहा हूँ होमवर्क।
कोई एग्जाम तो नहीं है तुम्हारा अभी 1-2 दिन में? टफ है थोड़ा, अच्छा ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए डाउट लेंगे। ठीक है, तो सबमिट बाई क्या लिख दें, संडे? ज्यादा हो जाएगा, संडे तक कर देते हैं, संडे तक चलेगा? ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं एंड कर देता हूँ फिर इस मीटिंग को। पजांस रूल हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को वापस से कोवेलेंट बॉन्डिंग पे आना है और इसमें आगे काम करेंगे। और किसका? हाँ चलो बाय। एक मोर लेक्चर है अभी। कब लेक्चर है? अभी है क्या लेक्चर? हाँ, अभी फिजिक्स लेक्चर है। अच्छा, तो मैं फिर जो है लीव कर देता हूँ। ओके, चलो बाय एवरीवन। तो थोड़ा सा होमवर्क कर लो और रिवाइज करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस इन दिस चैप्टर बिकॉज थ्योरेटिकल है ना बच्चों। तो प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है, उसको भूल ना जाना। हाइब्रिडाइजेशन भूल गए तो पूरी केमिस्ट्री चली जाएगी ऊपर से। दिस हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको बना दूं मैं होस्ट बच्चों? अरे, तुम लोग में से किसी को बना दे रहा हूँ, है इसमें कोई है नहीं, मैम नहीं है शायद, या मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। चलो सबसे जो ऊपर है उसको ही बना देता हूँ, चिन्मयी को बना देता हूँ, है ना? चलो बाय एवरीवन।